गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट लेक्चर हम लोग यूनिट 5 का जो चैप्टर नंबर 9 है वो डिस्कस कर रहे थे। जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड थोड़ा कुछ पार्ट डिस्कस हो गया था। सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सो एज यू कैन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था वो ये वाला पॉइंट जो है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट and after that this is the topic from where today we supposed to start, like how to complain. So ये point से start करेंगे. Now as you can see here a complaint मतलब in short आपको एक प्रोसीजर यहाँ पे बताया कि हम लोग कभी कंप्लेन फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, कौन से बेसिस पे करेंगे. These are the few basic points. Okay. Okay. So how to file a complaint. कहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे और कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है. सो एज यू कैन सी कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेन फाइल करता है और उसके बिहाफ में अगर कोई कर रहा है, जैसे अगर मेरा कंपनी है, मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया था और उसमें मुझे प्रॉब्लम आया, तो मैं अपने कोई एम्प्लॉय को भेजूंगा जो ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी विल फाइल अ कंप्लेंट. सो ये हो सकता है. कंप्लेंट जो है वो आप अगर दूर रहते हैं तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं. ठीक है. सो ये आपके अलग अलग वेज है. सो जहाँ पे जो हम लोगों का कमीशन रहेगा, जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ पे आप बाई पोस्ट भी ये सेम कंप्लेंट भेज सकते हैं. सो एज यू कैन सी कहाँ पे हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे. सो इफ अ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एंड द कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड 20 lakhs. अब ये अमाउंट है, ये इसके हिसाब से हम लोग का, आप देखो कि छोटे अमाउंट के डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना उसके लिए भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं. अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हम लोग हाई कोर्ट पे जाएंगे. तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर 20 lakhs जितना है देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे. एंड लिमिट अगर जो है वो अगर बढ़ जाएगा तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट पे जाएंगे. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंप्लेनेंट कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम. बराबर है. तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है विद इन द लोकल लिमिट, जिसके जुरिस्डिक्शन में ये वाले केसेस आएंगे. एंड अपोजिट पार्टी एक्चुअली रिसाइड्स और कैरीज ऑन अ बिजनेस or has a branch office personally work for a gain और cause of action. अब देखो आपने जहाँ पे कंप्लेन फाइल किया है उसके जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन या उसका कंपनी आना चाहिए जिसने आपको प्रोडक्ट सेल किया था. बराबर है. तो अगर वो अपना कॉज ऑफ एक्शन वहाँ से चला रहा है, मतलब उसका पार्शियल बिजनेस या कंप्लीट बिजनेस अगर वहाँ से चल रहा है, तो फिर ये कंज्यूमर फोरम जो यहाँ पे रहेंगे उनका अथॉरिटी वहाँ पे लगेगा. सो दिस इज व्हाट गिवन इन सेक्शन 11. सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, अगर ये कंपेंसेशन वैल्यू सर्विस या गुड्स का 20 लाख से अगर बड़ा है और 1 करोड़ के अंदर है, 20 लाख से ऊपर है बट लेस देन 1 करोड़ है, तो फिर आप स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास नहीं जाएंगे, एरिया लेवल पे नहीं जाएंगे हम लोग. देन हम लोग डायरेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट लेवल कमीशन जो होगा वहाँ पे जाएंगे. ये पावर आपको और ये प्रोसीजर या ये जो पॉइंट्स है ये आपको सेक्शन 17 में बताया. एंड अगर कंपेंसेशन जो आप क्लेम करेंगे उसका वैल्यू 1 करोड़ से बड़ा है, 1 करोड़ से बड़ा कोई भी अमाउंट हो सकता है, सो फिर हम लोग नेशनल लेवल पे जाएंगे. सिंपल है, याद रखो. क्या बोला है, इफ वैल्यू इज लेस देन 20 lakhs तो डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे. अगर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 1 करोड़ तो स्टेट लेवल पे जाएंगे. एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 करोड़, ग्रेटर देन 1 करोड़ 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है. सो वो टाइम पे विल गो टू नेशनल कमीशन, एट नेशनल कमीशन. नाउ कंप्लेन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे. बेसिक चीज है,
अगर आप कंप्लेन फाइल करेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, आपका जो पार्टी जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं उसका आएगा नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, बराबर है। देन जो कुछ फैक्ट्स या प्रूफ रहेंगे कि हाँ आपके साथ यहाँ पे चीटिंग हुआ है कोई एक सर्विस या प्रोडक्ट बेचने में, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके रिलेटेड आप देन मतलब यहाँ पे आप वो फैक्ट्स बताएंगे कि ओके मुझे यहाँ पे 1 साल का वारंटी दिया था मोबाइल के साथ में, नाउ दिया नॉट कंसिडरिंग दैट वारंटी, जब मैं एक्चुअली वो वारंटी क्लेम करने जा रहा हूँ। उसके भी इसके ऊपर देन आप उसके जो वारंटी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। एंड अगेन यू विल डिमांड फॉर अ रिलीफ। रिलीफ मतलब मुझे 1 साल का वारंटी दिया था तो आई वॉन्ट दैट वारंटी फ्रॉम देयर एंड एंड दे सपोज टू प्रोवाइड मी द सेम। एंड देन उसके बाद क्या आएगा, जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसका साइन आएगा नीचे, या उस जो जिसके बिहाफ में वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है वो एजेंट अगर रहेगा तो उसका साइन आएगा। एंड एज यू कैन सी मिनिमम 4 कॉपीज ऑफ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड, ये होगा। देन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन, मतलब ये जो भी आप कंप्लेन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें सबसे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो रहता है, नेम, फुल एड्रेस, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हो रहा है वो क्या एग्जैक्ट गुड्स है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, या अगर सर्विस है तो उसका डिस्क्रिप्शन। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने आईएसओ मार्क देख के वो प्रोडक्ट लिया था, तो वो एक प्रोडक्ट लिए थे, 2, 50, 100 कितने लिए थे, देन क्या प्राइस था, कौन से डेट पे लिए थे, आपके पास ऑफिशियल कोई बिल है क्या जो आपने लिया था वो प्रूफ कर सके, नेचर ऑफ डिसेप्शन, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है एग्जैक्टली, एंड टाइप ऑफ रिड्रेसल, मतलब आपको क्या चाहिए अभी फाइनली, है ना, यू वांट अ कंपेंसेशन या यू वांट अ सर्विस एज पर द टर्म्स कंडीशन विच वाज डिफाइंड, वो सब आएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का सेक्शन 13 है, वो क्या बता रहा है, प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, मतलब हाउ हाउ जो रिसिपिएंट होगा उसके पास कंप्लेंट जो है वो कैसे जाएगा और उसको कैसे उसके अगेंस्ट काम करना रहेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वेयर द डिफेक्ट एलिज रिक्वायर नो टेस्टिंग और एनालिसिस। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले रेफर अ कॉपी ऑफ एडमिटेड कंप्लेंट विद इन 21 डेज। अब आपने कंप्लेंट फाइल किया है, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, वो आगे उसके ऊपर एक्शन कैसे होगा, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है उसके तक बात कब पहुंचेगा, वो कब आंसर देने पिक्चर में आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वेयर द डिफेक्ट्स एलिज रिक्वायर्स नो टेस्टिंग और एनालिसिस, फर्स्ट ये पॉइंट है, ठीक है। सो अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ कोई कोई डिफेक्ट्स है और वहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट या एनालाइज नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग खुद से भी वापस टेस्ट करेंगे। रेफर अ कॉपी ऑफ अ एडमिटेड कंप्लेंट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एडमिशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेफर अ कॉपी ऑफ एडमिटेड कंप्लेंट, कितना टाइम दिया है आपको, 21 डेज दिया। उतने टाइम में अपोजिट पार्टी को मेंशन करना है आपको कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कंप्लेंट डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिज वर्जन ऑफ द केस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो 21 डेज के अंदर ये प्रोसीजर होना चाहिए और फिर हम लोग उसको टाइम देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट एक्सीडिंग एज मे बी ग्रांटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास है तो वो टाइम पे आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, उतना उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट वी हैव opposite party on admission of complaint refers to him under or denies the dispute allegations। मतलब सिंपल है कि अगर जिसके ऊपर केस हुआ है वो अगर डिनाई करेगा कि नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ या ऐसा हम लोग के साइड से कुछ प्रॉमिस नहीं हुआ था, जैसे वारंटी पीरियड है या कंपेंसेशन है, या फिर आपने बहुत बार देखा रहेगा कि कंपनीज जो है वो बताता है कि
हम लोग 1 मंथ तक रिटर्न पॉलिसी हम लोग का, कि इफ़ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट विद इन 1 मंथ यू कैन रिप्लेस इट और यू कैन रिटर्न इट। तो अब आप एग्जैक्टली 1 मंथ कंप्लीट होने पे गए वो प्रोडक्ट या जो भी है वो रिटर्न करने, एंड नाउ कंपनी सेइंग कि नहीं इतने टाइम के बाद हम लोग नहीं ले सकते। सो यू सपोज टू प्रूव इट, और उसके लिए आपके पास उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस होने चाहिए जहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए कि दे फॉलो सच पॉलिसीज। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वेयर डिफेक्ट एलिज रिक्वायर्स एनालिसिस और टेस्टिंग। तो पहला वाला जो हम लोगों का था उसमें क्या था, वेयर नो टेस्टिंग और एनालिसिस, रिक्वायर्स नो टेस्टिंग और एनालिसिस सबसे पहले, ठीक है। और सेकंड में क्या है अभी आपको जरूरी है, सो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लेनेंट एलिज अ डिफेक्ट इन अ गुड्स। ऊपर वाले में डिफेक्ट नहीं है, आपको रिटर्न चाहिए, मनी बैक चाहिए, जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं इन सेकेंड कि कोई तो डिफेक्ट है प्रोडक्ट में और उसकी वजह से आपको कंपेंसेशन रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे एज पर दिस पॉइंट सिंपल है, डिफेक्ट इन गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट अ प्रॉपर एनालिसिस और टेस्टिंग, ठीक है। सो अगर आपके कंप्लेन जो आया है वो डिफेक्ट रिलेटेड आया है तो वो टाइम पे तो हम लोगों को उसको टेस्ट करना है कि हाँ जो भी पर्सन बोल रहा है कि ये डिफेक्ट है वो एक्चुअल में है क्या। एंड उसके बाद में ये देखो हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात कर रहे हैं, मतलब सारे केसेस जो है अभी हम लोग सिंपल 20 लाख के नीचे की केसेस की बात कर रहे हैं। 20 लाख के नीचे का मतलब 500 रुपये का, 1000 रुपये का कोई भी हो सकता है। अब जो भी है आपके पास गुड्स है उसका एक सैंपल आएगा, बराबर है, कंप्लेनेंट के पास से, और उसको हम लोग सील करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, मतलब उसके ऊपर स्टैम्प साइन होगा जो प्रोसीजर बता रहेगा। नाउ इट शैल रेफर द सैंपल टू अ सील्ड अप्रोप्रिएट लैब, टेस्टिंग के लिए जाएगा। विद द डायरेक्शन इन सच लैब मेक एन एनालिसिस एंड टेस्ट whichever may be necessary with a view to finding out whether such goods suffers from any defects। तो मतलब हम लोग जो पर्सन है उसके बोलने पे भरोसा नहीं करेंगे, लेबोरेटरी में ये स्पेशल टेस्टिंग होगा जिससे हम लोग, तो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग जो लैब्स होंगे उसमें ये टेस्ट होगा कि ऐसा कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद में क्या बोला, ये डिफेक्ट्स अगर कुछ है, ये अगर हम लोग को पता चला, और एनी अदर डिफेक्ट्स, मतलब जो आपने डिफेक्ट बोला है वो छोड़ के भी और कोई डिफेक्ट है तो इसका पूरा रिपोर्ट आएगा, फाइंडिंग रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास आएगा विद इन 45 डेज, 1.5 मंथ्स, जब से आपने कंप्लेन फाइल किया है, और सच अ पीरियड विच मे बी ग्रांटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको टेस्ट करने में टाइम लग रहा है, या फिर ऐसा कोरोना जैसा पेंडेमिक सिचुएशन है जब हम लोग के पास ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो 1.5 मंथ से ज़्यादा भी ये टाइम हो सकता है। वो टाइम पे डिस्ट्रिक्ट फोरम वो डिफाइन करेगा कितना टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिफोर एनी सैंपल ऑफ गुड्स इज रिफर्ड टू एनी अप्रोप्रिएट लैब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिक्वायर द कंप्लेंट टू डिपॉजिट टू अ क्रेडिट ऑफ द फोरम। मतलब आप वो लोग कहीं पे ये सेम गुड्स को टेस्टिंग के लिए या कुछ भेजे, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और फीस पे करना पड़ेगा, और जब वो लैब में जाएगा तो लैब के लिए भी एक स्पेसिफिक फीस जो है वो वहाँ पे पेमेंट होगा। देखो, फॉर अ पेमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट द नेसेसरी एनालिसिस और टेस्ट, सिंपल है, तो लैब को भी यहाँ पे पेमेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल रेमिट द अमाउंट डिपॉजिटेड टू इट्स क्रेडिट अंडर। अब यहाँ पे क्या बोला, आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम को, आपने जब एप्लीकेशन फाइल किया तो आपने एक फीस पे किया है ना, एंड अब आपने जो फीस पे किया उसके बेस के ऊपर एक अप्रोप्रिएट लैब जो है वो इनेबल होगा टू कैरी आउट द एनालिसिस और टेस्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट लैब। अब आपने फीस पे किया, एप्लीकेशन फाइल किया, उसके साथ में फीस पे किया, तो जैसे ही आपका ये सब काम हो गया, जो लैब है वो अपना एनालिसिस करेगा। नाउ जैसे ही वो लैब का रिजल्ट आता है, ये सेम रिजल्ट जो है वो फॉरवर्ड होगा एक कॉपी रिपोर्ट अलॉन्ग विद सच रिमार्क एज अ डिस्ट्रिक्ट फोरम में फील अप्रोप्रिएट टू अपोजिट पार्टी। मतलब लेबोरेटरी में जाके जो भी डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए है वो प्रूफ के साथ में ये जो भी डिटेल है वो जाएगा किसको, जिसने वो प्रोडक्ट सेल किया है या जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है।
if any other party disputes the correctness of the finding of appropriate lab, मतलब अगर जिसको आप ये सेंड कर रहे हैं जो पर्सन है वो अगर बोलता है कि नहीं आपके साइड से जो टेस्टिंग हुआ है वो रॉन्ग है, ऐसा कुछ ऐसे कुछ एरर्स हम लोगों को नहीं मिले अपने साइड से, हम लोग वापस टेस्ट कराएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइंडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट लैब डिस्प्यूट्स करेक्टनेस ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब आपके लैब ने जो वे में टेस्ट किया है वो रॉन्ग है, ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस इज रॉन्ग, सो आप वापस टेस्ट करेंगे। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल रिक्वायर अपोजिट पार्टी और अ कंप्लेंट टू सबमिट इन राइटिंग इन हिज ऑब्जेक्शन, कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों के लैब ने क्या प्रॉपर या अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स या स्टेप्स जो है वो फॉलो नहीं किए फॉर द टेस्टिंग, और आप क्या फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको डिफेक्ट्स नहीं मिल रहे और हम लोगों को डिफेक्ट्स मिल रहे हैं। सो आप राइटिंग में वो सबमिट करेंगे, बराबर है। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल देयर बाई गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेनेंट, कि ठीक है भाई आपको लगता है कि हम लोग के लैब प्रॉपर टेस्ट नहीं कर रहे, आप टेस्ट करके बताओ क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे वो करके बताओ, बराबर है। सो अपोजिट पार्टी को ये सेम ऑफर मिलेगा, आप जो है जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने डिफेक्ट फाइंड किए थे वो आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं है, आप वो वे में टेस्ट करके बताओ, ठीक है। और अगर ये जो टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होता है कंप्लेन अपोजिट पार्टी के साइड से जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है, देन दैट्स फाइन, तो वो टाइम पे वो यहाँ पे कोई कंपेंसेशन पे नहीं करेगा, लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो ऑफ कोर्स कंपेंसेशन तो पे करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 क्या बता रहा है, इफ द कंप्लेंट रिलेट्स टू गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ प्रोसीजर कैन नॉट बी फॉलोड। जैसे आप देखो अगर मैं मेडिक्लेम के बारे में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सकता, तो मैंने जो अपने प्रीमियम पे की है और उन्होंने जो पॉलिसीज दी है उसी के बेस के ऊपर होगा। यहाँ पे मेडिक्लेम का कोई टेस्टिंग नहीं होगा। टेस्टिंग किसका होगा, कोई गुड्स अगर मैंने परचेस किया है और वारंटी में अगर प्रॉब्लम आता है तो वहां पे होगा, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एट दिस लोकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो एज यू कैन सी वी हैव So as you can see, we have some things like if the complaint relates to goods in respect of which a procedure cannot be followed. Like if I talk about mediclaim या फिर और कोई ऐसे certain things. So वो टाइम पे क्या होगा, on the basis of evidence जो आपके नोटिस में आया है, जिसने कंप्लेंट फाइल किया है उसके साइड से against the opposite party, like X party on the basis of evidence brought into it notice by the complainant where the opposite party omits or fails to take any action to represent his case within the time given by the forum. So जैसे मैंने आपको बताया मेडिक्लेम कंपनीज बहुत बार स्टार्टिंग में इंडिया में चीट करते थे। नेक्स्ट थिंग आप देखो कि जो रिलायंस है, रिलायंस का अलग से एक बिजनेस चलता था जो छोटा भाई चला रहा था जो अभी डूब गया। तो ये जो बिजनेस चलता था ना, तो दे यूज टू गिव अथॉरिटी टू राजस्थान, एमपी या वो साइड के जो लोग रहते थे, और वो फॉल्स प्रॉमिस करके पॉलिसीज बेचते थे। 5 साल के 10 साल के पॉलिसीज जो है ये लोग बेचते थे टू पीपल बाय फॉल्स प्रॉमिस कि आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, ये वो एनीथिंग। सो अब क्या हो रहा है, एविडेंस जो नोटिस में आया है कंप्लेनेंट ने फाइल किया है अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी, कि जहाँ पे आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, बराबर है, एंड नाउ यू फेल टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, जिसके बेस के ऊपर मैंने वो पॉलिसी लिया हुआ है, टू रिप्रेजेंट हिज केस विद इन द टाइम गिवन बाय द फोरम। नाउ वेयर द कंप्लेंट फेल्स टू अपीयर ऑन डेट ऑफ हियरिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम में आइदर डिसमिस द कंप्लेंट फॉर डिफॉल्ट और डिसाइड इट ऑन मैरिज। सो अगर वो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट केस हुआ है वो अगर आता ही नहीं है या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सो फिर कोर्ट के पास जो भी एविडेंस है जो पहले केस फाइलिंग करने आया था और उसके साइड से जो भी पॉइंट्स है उसके बेस के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। नो प्रोसीडिंग कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर
shall be called question in any court on the ground that the principle of natural justice has not been procedure of natural justice is not complied with. Okay. तो हर एक कंप्लेन जो है इसमें क्या बोला, एवरी कंप्लेन शेल बी हर्ड एज अ डिफरेंट कंप्लेन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक मेडिक्लेम कंपनी के अगेंस्ट लास्ट टाइम भी कंप्लेन आया था तो अभी आप सोचेंगे कि नहीं भाई ये मेडिकल कंपनी जो मेडिक्लेम का कंपनी जो है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने सारे क्लाइंट या कस्टमर्स के साथ में चीटिंग करता है या समथिंग लाइक दैट. सो हर एक कंप्लेन जो है वो दूसरे कंप्लेन से टोटली सेपरेट वे में चलेगा. भले फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी के ऊपर 4-5 कंप्लेन रहेंगे वो, लेकिन वो चारों को हम लोग इंडिविजुअल चलाएंगे. एंड कंप्लेन जो है डिसाइड विद इन द पीरियड, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जो भी डिसीजन रहेगा विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द नोटिस बाय अपोजिट पार्टी. जो भी जिसको भी कंप्लेन फाइल हुआ है जिसके ऊपर 3 months के अंदर सब कुछ काम करना रहेगा. एंड उसके आगे क्या बोला है, वेयर द कंप्लेन डज नॉट रिक्वायर्ड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ द कमोडिटी एंड विद इन 5 months इफ इट इज सो रिक्वायर्ड. तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 to 5 months, मतलब वी ट्राई टू रिजॉल्व द केसेस एज सुन एज पॉसिबल. दैट इज द ड्यूरेशन विच इज गिवन हियर. डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन द सर्विस. डिफेक्ट्स मतलब फॉल्टी गुड्स है या उसमें कुछ फॉल्ट है. डेफिशिएंसी मतलब आपको जो लेवल का सर्विस प्रॉमिस किया था वो सर्विस लेवल अभी नहीं मिल रहा है. सर्विस अभी मैंने जो आपको मेडिक्लेम बताया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये सर्विसेज है. फिजिकल गुड्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं है ना, उसमें डिफेक्ट्स आपको दिखेंगे. सर्विसेज में डेफिशिएंसी होगा. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफेक्ट्स इन गुड्स सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21F, डिफेक्ट क्या है, एनी फॉल्ट या इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, इसको हम लोग डिफॉल्ट बोलेंगे, सॉरी डिफेक्ट बोलेंगे. ओके. सो आपने कोई क्वालिटी या क्वांटिटी या आपने प्रॉमिस किया था, जैसे ISI मार्क प्रोडक्ट प्रॉमिस किया था आपने, लेकिन अभी वो ISI मार्क के बिना प्रोडक्ट आया हुआ है. सो वो क्या हुआ, क्वालिटी या स्टैंडर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया. देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विस. सो डेफिशिएंसी मींस क्या होगा, एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, inadequacy in the quality, nature and manner of the performance of any XYZ thing. Such quality and manner of performance of service should have been required to maintain by or under any law for the time being in force undertaken. ठीक है. So deficiency must be in relation to the service. Okay. देन नेक्स्ट वी हैव रिस्ट्रिक्टेड. सो सिंपल है, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में डिफॉल्ट होता है, सॉरी फॉल्ट होता है, वैसे ही डेफिशिएंसी आपके सर्विसेज में रहता है. तो उसका क्वालिटी वाइज आपने प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है या जो प्रॉमिस किया था वैसे वे में प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. रिस्ट्रिक्टिव मतलब इंडिया में अलाउड नहीं है कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ट्रेडिंग आप वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप अनफेयर मतलब जैसे आप देखो कि हम लोगों ने टेंडर भरा है लेकिन अभी मैंने पैसा दे के टेंडर अपने नाम पे करा लिया तो बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस हो गया ना. दैट इज द अनफेयर. अनफेयर मीन्स जहाँ पे हम लोग रिश्वत दे के अंडर द टेबल कुछ अलग से सेटिंग करके हम लोग उसके साथ में डील कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या बोला है, restrictive trade practice means a trade practice which tends to bring about manipulation of the price or conditions of delivery or to affect flow of supplies in the market. Now, कोई एक स्पेसिफिक मैनर में कोई एक लिमिटेड लोगों को ही हम लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिलीवरी के लिए अलाउ किया था. ध्यान से पढ़ता है. सो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. जैसे आप देखो कि इन गुजरात देयर इज अ ड्राई स्टेट, मतलब लिकर अलाउड नहीं है. इन महाराष्ट्र इट्स नॉट द बिग थिंग कि आप किसी को बियर बॉटल लेके जाते हुए आते हुए देखो, बट
अगर कोई ड्राई स्टेट है तो वहाँ पे सम रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब वहाँ पे ऑफिशियल बिजनेस पर्पस के लिए आपको स्पेशल एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइसेंस ओनली यू विल गेट सच मटेरियल। सो यहाँ पे क्या बोला है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और अ कंडीशन ऑफ डिलीवरी। सो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, इन गुजरात इफ़ यू वांट अ लिकर तो आपके पास स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डिलीवरी। या फिर विदाउट लाइसेंस अगर आपको लिकर रिक्वायर्ड है तो उसके नॉर्मल प्राइस से ऑफकोर्स ज़्यादा ही रहेंगे। सो इससे क्या होगा, इट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ द सप्लाई इन द मार्केट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस इन अ सच अ मैनर एज टू इम्पोज ऑन कंज्यूमर अनजस्टिफाइड कॉस्ट। ये एक पॉइंट है। जैसे आप देखो कि ये सेम पॉइंट जो है वो अलग अलग वे में हो सकता है। लाइक अभी जैसे ही हम लोगों ने लॉकडाउन देखा था तो वो टाइम पे भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे उसके प्राइसेस सडनली बढ़ गए थे बिकॉज डिमांड बढ़ गया, या फिर हम लोग प्रॉपरली वो प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, डिले बियॉन्ड अ पीरियड अग्रीड बाय अ टेंडर इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और इन प्रोवाइडिंग द सर्विस which has led or is likely to lead to rise in the price। सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके कोई XYZ प्रोडक्ट है, आज बजट है और कल से उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा GST लगेगा, मैं आज आपके पास से प्रोडक्ट मांग रहा हूँ, आप मना कर रहे हैं। या फिर आप देखो कि वी हैव गोल्ड, जब लॉकडाउन होने वाला था तो अब पीपल द ज्वेलर्स वे नॉट रेडी टू सेल दिस गोल्ड। ओके, अब सेकेंड थिंग, एक टाइम पे गोल्ड जो है वो सपोज 55,000 तक पहुंच गया था। अब देर आर सम ज्वेलर्स हु वर लाइक कि ओके हम लोग अपने लिए हुए प्रोडक्ट को वापस परचेस करेंगे, वो टाइम पे जो प्राइस चलते रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आपको पैसा देंगे। अब जब गोल्ड प्राइस हाईएस्ट थे तो मैं एक गोल्ड बिस्किट 10 ग्राम्स का बेचने गया, लेकिन ज्वेलर्स को पता है कि 55,000 से अभी प्राइस नीचे आएंगे, सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। वो कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं कि वापस जब गोल्ड प्राइस नीचे आ जाए तो हम लोग लेंगे, बिकॉज यही सेम बिस्किट फिर आपको 10-15 दिन के बाद में 50,000 तक मिल सकता है, या 50 से 45 तक मिल सकता है, जैसे अभी सिनारियो हो गया। तो क्या हो रहा है, डिले, वो परचेस करने में डिले कर रहे हैं और उससे प्राइजेस या तो बढ़ गए या उनके लिए कम हो गए प्राइजेस, और मेरे लिए लॉस हो गया। ठीक है, सो एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स कंज्यूमर टू बाय और हायर, मतलब रेंट पे लेना है, और अवेल ऑफ एनी गुड्स और द केस में बी सर्विस एनी कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ पे कभी कभी वो प्राइजेस जो है, अब देखो बेचने के टाइम पे ज्वेलर्स विल सेल यू एट हायर प्राइस, लेकिन अगर आप अगर सामने से गोल्ड बेचने जा रहे हैं उनके पास में, सो एंड इफ द प्राइजेस आर हाई, then they will not accept it, okay, because they are facing the issues और दे आर फेसिंग द लॉसेस, बिकॉज अगर ये इतने हाई प्राइस पे अगर वो आपके पास से ओल्ड गोल्ड अगर खरीदते हैं तो। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर, अब अनफेयर का मतलब क्या है, जो आपने स्टैंडर्ड रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है वो फॉलो नहीं किया है, और किसी को फेवर करते हुए या किसी ने आपको ज़्यादा पेमेंट दिया तो आपने उसको गुड्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए इंस्टेड ऑफ जिसको मिलने चाहिए थे। सो अनफेयर मीन्स अ ट्रेड फॉर अ पर्पज ऑफ प्रमोटिंग सेल्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बराबर है। अनफेयर, अब अनफेयर मीन्स कहीं ना कहीं आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया हुआ है, कहीं ना कहीं आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए हुए हैं या रूल्स फॉलो नहीं किए। सो द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट orally or in writing or by just a visible representation, visible representation मतलब फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है ना। द गुड्स और अ सर्विस आ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे होने चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक ग्रेड क्या आने चाहिए, जैसे ISO मार्क हम लोग बताते हैं। नाउ एनी रीबिल्ट, सेकेंड हैंडेड, रिनोवेटेड, रिकंडीशन और ओल्ड, मतलब यहाँ पे अभी देखो मैंने एक मोबाइल परचेस किया,
अब आपने अमेजोन पे और वहाँ पे देखा रहेगा वी गेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिफर्बिश मोबाइल्स एज वेल। तो अब आपने मुझे मोबाइल बेचा, लेकिन वो बेचने के टाइम पे आपने मुझे वहाँ पे मेंशन नहीं किया कि दैट मोबाइल वाज रिफर्बिश्ड वन, मतलब पुराने फ़ोन को रिपेयर करके वापस कंपनीज जो बेचते हैं इसको रिफर्बिश बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने मुझे नया फ़ोन बोल के पुराना फ़ोन सेल कर दिया एट ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस। जैसे कोई एक फ़ोन का प्राइस मार्केट में सपोज 30,000 है, एंड आपने मुझे क्या बोला, यू विल गेट दिस मोबाइल एट 25,000। तो मुझे लगा कि ओके आप 5,000 का मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपने साथ में ये लेबल नहीं लगाया था कि दिस इज़ नॉट फॉर अ न्यू मोबाइल प्राइस, दिस इज़ फॉर रिफर्बिश। तो आपने मुझे बिना बताए बेच दिया, और जब मेरे पास आया तब मुझे पता चला कि ये रिफर्बिश है। सो ये इसका मतलब क्या है, आपने कोई रिपेयर किया हुआ है, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है ना, या गुड्स और सर्विस है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है, उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है, और फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। या फिर आपने सेलर और सप्लायर जो है उसको कोई स्पॉन्सरशिप अप्रूवल या अफिलिएशन मिला हुआ है किसी और के साथ में, और फिर वो सिर्फ उसी के गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का सपोज टाई अप हो गया है सैमसंग के साथ में, तो वो ओप्पो या जो लेनोवो है या फिर और कोई जो कंपनीज है उनके फ़ोन्स छोड़ के खाली सैमसंग के फ़ोन्स ज़्यादा प्रेफर कर रहा है या ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, आपको कोई स्पॉन्सरशिप या आपका कोई किसी के साथ में आपका पार्टनरशिप हो गया, सो या प्रमोटिंग दोज प्रोडक्ट्स मोर, द सेलर और अ सप्लायर हैज अ स्पॉन्सरशिप और अप्रूवल और एफिलिएशन, है ना, एंड मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन concerning the need for the useless of any goods or services. So what we are trying to say कि यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि Samsung is the best and Oppo and all thing are useless one, or they are not in a comparison with this phone. So that's why we are promoting this one more. कहीं ना कहीं आप ये बताने की ट्राई करें, एंड गिव्स द पब्लिक एनी वारंटी गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी और लेंथ ऑफ द लाइफ। तो आप देखो नॉर्मली मोबाइल कंपनीज जो है ना वो 1 ईयर का आपको वारंटी देते हैं, बट अभी आप क्या कर रहे हैं, यू आर डायरेक्टली गिविंग अ वारंटी फॉर सपोज 2 या 3 इयर्स। अब आपने इतना बड़ा वारंटी तो दे दिया है, मोबाइल अगर डेली बेस पे चल रहा है तो इतने टाइम तक वो प्रॉपर चलेगा नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सो क्या होगा, जैसे ही आप सेकेंड ईयर क्रॉस करके थर्ड ईयर में आएंगे, देयर गोइंग टू बी लॉट मेनी कंप्लेंट्स from the people who are using this mobile for consecutive third year. So अभी आपने क्या किया, लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या गुड्स आपने बिना सोचे समझे गारंटी दे दिया, है ना, और बाद में आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे, जहाँ पे आप अभी बाद में फॉल्ट निकालेंगे कि नहीं जो आपको वारंटी मिला था उसमें बैटरी इंक्लूडेड नहीं है। चलो ये तो हम लोग को पता है कि बैटरी कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रहता है। देन अगर मेरा ऊपर का अगर फ्रंट का जो ग्लास है मोबाइल का वो अगर टूट गया है, सो यू विल से कि नहीं अगर एक्सीडेंटली अगर टूटा है तो हम लोग रिप्लेस करके देंगे। अभी जो टूटा है वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के किसी ने गिराया है या फिर कोई दूसरे प्रॉब्लम से टूटा है, तो आपका ग्लास का वारंटी 1 साल का ही था, 2 इयर्स या 3 इयर्स में ग्लास इंक्लूडेड नहीं है। सो अगर ग्लास इंक्लूडेड नहीं है तो बचा क्या, ओनली इंटरनल हार्डवेयर। अब वो तो थोड़ी उड़ना है, या वो उड़ेगा तो भी मुझे थोड़ी पता है। सो ये प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट इज परमिट्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट। अब देखो स्टार्टिंग में बहुत बार हम लोगों को ऐसे फॉल्स प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे। फेसबुक पे आज के टाइम पे बहुत ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे आपको बहुत बार ऐसे फेक टाइप एडवर्टाइजमेंट, मतलब फेसबुक ने अभी अभी जो प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस चालू किया है, तो इंस्टा और फेसबुक पे रिसेंटली ये प्रॉब्लम चालू हुआ है। यू विल फाइंड कि कोई एक प्रोडक्ट जो 10,000 का है ऑन अमेजोन, यहाँ पे आपको 500 रुपये में या 700 या 800 में बेच रहा है। पीपल फाइंड कि ओके ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, लेकिन 10,000 का प्रोडक्ट अगर कोई 500 में दे रहा है मतलब वो प्रोडक्ट मिलना ही नहीं है, सिंपल है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर या और कहीं पे, फॉर सेल और सप्लाई एट अ बार्गेन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड फॉर अ सेल और अ सप्लाई, है ना, एंड वो क्वांटिटी में आप नहीं दे सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है।
अब अमेजोन पे कोई एक प्रोडक्ट अगर 10,000 का बिक रहा है तो आप कुछ भी बोल दो, अगर कंपनी बंद भी हो रहा है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को 500 में थोड़ी सेल करेगा, वो भी अमेजोन पे जाके अपने प्रोडक्ट डालेगा ना, एटलीस्ट वो 10,000 में नहीं तो 8,000 में बेचेगा। 10,000 का या 20,000 का प्रोडक्ट इफ आई से कि आई प्रोवाइड यू फॉर 1,000 या 2,000, सो वो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये आपको देखना है। ओके, सो ये आपके एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। नेक्स्ट, ऑफरिंग द गिफ्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप बोलेंगे कि ओके बाय दिस प्रोडक्ट यू विल गेट दिस फॉर फ्री या एज अ गिफ्ट, लेकिन अभी वो जो आप गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे उसका भी कोई तो एक क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है गिफ्ट देना है तो आपने कुछ भी एकदम गंदा सा प्रोडक्ट दे दिया। सो प्राइस, गिफ्ट एंड अदर आइटम्स विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम एज अ ऑफर्ड or creating impression that is something is being given offered free of charge when it is fully or partly covered by amount charged। मतलब क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑन वन टी शर्ट आपके पास और एक टी शर्ट आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। अब मैंने टोटल टी शर्ट का प्राइस 500 रखा है और मैं आपको 250 के दो दे रहा हूँ। सो क्या हो गया, 500 ही हो गया। सो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ लेकिन वो फ्री में नहीं आ रहा है, वहाँ पे प्राइस वही है। नाउ परमिट्स द सेल्स और सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी यूज्ड और एनी आर काइंड ऑफ लाइकली टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर knowing or having reason to believe that the goods do not comply with the standard prescribed by competent authority relating to performance composition। सो आपको पता है कि कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कंस्ट्रक्शन या फिनिश या पैकेजिंग जो है वो नेसेसरी जो है टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू द पर्सन यूजिंग द गुड्स। लाइक आप देखो कि मोबाइल फोन्स स्टार्टिंग में जो ब्लास्ट होते थे, तो अभी वहाँ पे कंपनीज को अगर पता है कि हाँ हम लोग के मोबाइल का आपने प्रॉपर परफॉर्मेंस चेक नहीं किया है कि अगर ये लिमिट तक अगर हम लोग लेके जाएंगे तो आपका फ़ोन कैसे रिएक्ट कर रहा है, देन वो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट या प्रॉपरली जो बने हुए नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है या टेस्ट नहीं हुआ है, वैसे प्रोडक्ट मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं एंड दैट क्रिएट्स अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द यूजर्स। देन सेम वे कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसका होर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है ना, सो यहाँ पे क्या बोला है, परमिट द होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूज टू सेल गुड्स और टू मेक देम अवेलेबल फॉर अ सेल और टू प्रोवाइड एनी सर्विस if such hoarding or destruction, refusal raise or tend to raise or is intended to raise the cost of those or other similar goods or services। so यहाँ पे नॉर्मली हम लोग यही पॉइंट पे फोकस करने की ट्राई कर रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज मार्केट में अभी इजीली अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसको इतना एडवर्टाइज करेंगे, मोर पीपल आर कमिंग टू परचेज दोज गुड्स और उसके बाद में हम लोग उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ा रहे हैं मार्केट में, क्रंच क्रिएट करके उसका। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पूरियस गुड्स ऑफ ऑफरिंग ऑफ सच गुड्स फॉर अ सेल और अडॉप्ट डिसेप्टिव प्रैक्टिस इज द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। सो कहीं ना कहीं दिस आर कंसिडर्ड एज इनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो हम लोग बहुत बार फेस करते हैं। सो इंस्टेंस ऑफ इनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कौन से रहेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके टोटल 6 इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, वन बाय वन डिस्कस करता है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, नाम पे से पता चलता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या रहेगा। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, मिसलीडिंग बायर्स अबाउट अनदर गुड्स और सर्विस, है ना। पेप्सोडेंट व्हाइटन टीथ ट्वाइस एज इफेक्टिवली एज कोलगेट। सो ये क्या है, दिस इज मिसलीडिंग, अनफेयर, कि जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बेचते हुए दूसरा प्रोडक्ट को लोअर क्वालिटी का बता रहे। फॉल्स क्लेमिंग स्पॉन्सर अप्रूवल, लाइक आवर सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले रहे हैं। सो वो क्या हो गया, फॉल्स क्लेमिंग हो गया। देन मिसलीडिंग वारंटी और गारंटी, अ कंप्यूटर विद इन 3 years वारंटी रिक्वायर्स एंटरिंग इनटू MNC फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। लेकिन आपने क्या बोला है कि हम लोग आपको 3 साल का गारंटी दे रहा है, लेकिन उस वहाँ पे कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कंप्यूटर आया ही नहीं है। तो अगर विदाउट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बिना 3 साल का ये वारंटी प्रोवाइड करना पॉसिबल है नहीं है, तो आपको फॉल्स प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, दैट्स अनदर पॉइंट। देन अडॉप्टिंग मिसलीडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन, लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है
इफ यू आर फेयरनेस क्रीम यू बिकेम अ ब्यूटीफुल, बराबर है। सो अब देखो कि इसी की वजह से आपने देखा रहेगा फेयर एंड लवली जो था उसका नाम अभी चेंज कर दिया है, आपको पता रहेगा। सो एक तो उस पे ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि आप कहीं ना कहीं रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कि यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि वाइट पीपल और वाइट स्किन आर बेटर कंपेयर टू ब्लैक स्किन, सॉरी। सो बाई पुटिंग योर प्रोडक्ट्स नेम एज फेयर एंड लवली, तो उसकी जगह पे अभी उन्होंने क्या बोला है, ग्लो एंड लवली कुछ तो कर दिया है, फेयर वाला वर्ड जो है वो हटा दिया है। सो वही है सेम चीज़ कि आप यहाँ पे क्या बता रहे, फेयरनेस क्रीम है, जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू से कि आप हम लोग का क्रीम यूज़ करके आज भी ये एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। सो दिस आर द फॉल्स, जहाँ पे आप बताते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा कोई एक मॉडल के जैसे। देन अनलेस यू रेगुलरली टेक आर विटामिन टेबलेट आफ्टर 50 यू कैन नॉट रिमेन हेल्दी। सो अगेन दैट्स वन फॉल्स प्रॉमिस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टेबलेट कोई लेगा तो ही वो 50 ईयर्स या एजेड लेवल पे वो हेल्दी हो सकता है, उसके बिना भी वो हेल्दी रह सकता है ना। सो वी कैन नॉट से सच पॉइंट्स। देन सजेस्ट फॉल्स रिकमेंडेशन बाय डॉक्टर्स लाइक कोलगेट, और उसमें देखो आपने देखा रहेगा डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड। So that is also lead by the specialist, leading by the specialist. So this is also something which is suggested false recommendation, मतलब आपके पास जो डॉक्टर्स जो या डेंटिस्ट जो वहाँ पे बन के आते हैं, those are the actors, those people are not the actual dentist, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई आपको, आपने ये वर्ड सुना रहेगा लेकिन आपने कहीं पे ये देखा है कि कौन सा डेंटिस्ट बता रहा है, ये नहीं। सो अगेन that's something which is a false promise. Then next आपको यहाँ पे क्या बोला है, false offer of bargain like shirt price slashed by 2/3, 50% discount, clearance offer है, buy fans at 30%, motors at 40% discount, बोलने के लिए, लेकिन आप जब एक्चुअल में देखेंगे तो आपको उतना नहीं मिलता है। Offering gift of price, so offering them with holding gift prices, false claim of offering gift or service when cost is included, मतलब आपको बोला है कि फ्री में हम लोग आपको शर्ट या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं आपको शर्ट या कुछ फ्री दे रहा हूँ उसका प्राइस मैंने उतने में परसेंटेज से बढ़ा दिया है जिससे मेरा जो मैं फ्री प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसका कंपेंसेशन वहाँ पे हो जाए। सो अगेन वो हो गया। मेडिसिन नॉट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड, अगेन आपने देखा रहेगा कि ये जो है ये नकली दवाई आता था या फॉल्स मेडिसिन आते थे। सो अगेन मेडिसिन में विच इज डायरेक्टली लिंक्ड सम और द अदर वे विथ आवर क्लाइंट्स और समवन, सो वो टाइम पे यहाँ पे भी वो पॉइंट रेज नहीं होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक आइटम्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड एज पर द स्टैंडर्ड, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को शॉक लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है घर में। फूड आप देखो वो जो इसका मैगी का हुआ था इशू कि आपको जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बताए थे आपने अपने पैकेज के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे थे जो क्वांटिटी में, उससे आपका प्रोडक्ट में एक्चुअल क्वांटिटी वाज डिफरेंट, है ना। देन सर्विस, देन होल्डिंग है। अब होल्डिंग में देखो यहाँ पे क्या बोला है, होल्डिंग डिस्ट्रक्शन रिफ्यूजल ऑफ गुड्स, आउटपुट रिस्ट्रेन ऑन डिलीवरी और फ्लो ऑफ सप्लाई टू इम्पोज अनजस्टिफाइड कॉस्ट। लाइक अभी लॉकडाउन हो गया, सो अब लॉकडाउन में मैं आपको अब देखो अमेजोन की डिलीवरी सर्विस बहुत टाइम तक बंद थे, लेकिन उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ओके यू पे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा या 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा एंड विल डिलीवर द प्रोडक्ट इन लॉकडाउन इज वेल। क्यों, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको खुद का इमेज संभालना बड़ी बात होती है, तो वो ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेंगे जिससे वर्ल्ड वाइड उनका इमेज जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो। लेकिन छोटे मोटे कंपनीज आपको मिलेंगे या छोटे मोटे शॉपकीपर्स मिलेंगे, who will demand double or 3 times or 4 times डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम यू, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है। तो कभी कभी गुड्स का स्कैरसिटी क्रिएट करता है टू इंक्रीज द प्राइजेस। जैसे आप अनियन का देख लो, अनियन का हर बार होता है, ये सेम चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अनियन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में बंद होता है, नहीं, सडनली थोड़े टाइम के लिए अनियन के प्राइस ऊपर जाता है
जिसने भी स्टॉक किए रहेंगे अनियंस को एट लोअर प्राइस, वो हायर प्राइस पे बेचते हैं एंड अगेन प्राइसेस जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। एवरी ईयर दिस हैपेंस। कौन करता है, किसको बेनिफिट होता है नहीं पता है, लेकिन होता है ना, हर बार होता है। देन नेक्स्ट इज स्पूरियस गुड्स। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, फर्स्ट देखो, फिक्सिंग टेरिटोरियली अमंग कैप्टिव सप्लाई। अब क्या होना चाहिए, फ्री चॉइस फेयर कंपटीशन होना चाहिए, सप्लाइंग ओनली ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर और ऑन अ कंडीशन ऑफ सेल्स ओनली विद इन अ टेरिटरी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पे कोई एक ड्राई स्टेट है, तो विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस आप किसी को भी लिकर बेच नहीं सकते, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया, देखो ग्लेक्सो एंड कैप्सुलेशन। एलिगेशन वाज दैट ग्लेक्सो मार्केटेड अ ड्रग fixin manufactured by capsulation showing logo of Glaxo prominently on the package strip and name of the capsulation written in a small। मतलब जो आपको बना के दे रहा है उसका नाम छोटे में दी है, by giving a impression कि फिनिक्स जो है वो मेनली कौन बना रहा है, ग्लैक्सो ही बना रहा है ना। The said drug was manufactured and packed by a capsulation on the basis of technical know-how supplied by Glaxo and under its supervision as per its quality control। The price of this drug compared to well with the similar product। यहाँ पे क्या है, वापस वो सिमिलर टाइप के मेडिसिन जो बाकी कोई बेच रहे थे, बराबर है, और उसमें इंग्रेडिएंट्स जो थे आपके मेडिसिन में, दोज इंग्रेडिएंट्स वे समवेयर और अदर कैन इंजर्ड द पेशेंट और इट वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, और फिर भी आप उसको बेच रहे थे एंड उस पे आप वापस डबल या ट्रिपल प्राइजेस भी ले रहे थे। वो है द बॉम्बे टायर इंटरनेशनल, अगेन दूसरा एक केस है। अब क्या बोला है बॉम्बे टायर्स, यहाँ पे एक दूसरा है सप्लाइंग टायर्स। कंपनी वॉज सप्लाइंग टायर्स टू टेल्को अंडर द ब्रांड नेम मॉडिस्टिन, बराबर है, बट मॉडिस्टिन जो है विच हाउएवर वेर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट। सो बॉम्बे टायर इंटरनेशनल है, ये कंपनी है जो टेल्को को टायर बेच रहा है, लेकिन क्या नाम से बेच रहा है, मॉडिस्टिन नाम से बेच रहा है, लेकिन मॉडिस्टिन जो है वो टायर बना ही नहीं रहा था उनके लिए। But by Modi Rubber Limited at Modipur, it was alleged that it was an unfair trade practice, क्योंकि आप किसी का नाम यूज कर रहे हो। As a regard unfair trade practice, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कोई गुड्स या सर्विस जिसमें मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ या मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अब मेरा नाम छुपा रहे या मेरा नाम ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोलीज होते हैं, कंप्लेंट रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कैन ऑल्सो बी मेड टू द मोनोपोली, मतलब मार्केट में मेरा मोनोपोली है तो मैं ही यहाँ पे प्रोडक्ट बेचूंगा, आपको मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ मेरे मार्केट में। सो ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स। ओके, after 2 minutes we'll start with new again। So as you can see we have topics relief under consumer protection act। क्या बोला है, first relief स्क्रीन ऑफ है आपका। oh sorry, I'll just share my screen। ओके, सो रिलीफ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एज यू कैन सी क्या बोला है, टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द अप्रोप्रिएट लैब। सबसे पहले ये रहेगा रिलीफ क्या मिलेगा कंज्यूमर्स को। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट बताया, उसको हम लोगों ने टेस्ट कराया, टेस्टिंग जो भी प्रॉब्लम मिले वो डिफेक्ट को हम लोग रिमूव करेंगे या फिर रिप्लेस करके देंगे विथ न्यू, या रिटर्न कंप्लेन है वो रिटर्न कंप्लेन हम लोग फुलफिल करा के देंगे, आपको कोई कंपेंसेशन मिलना है वो हम लोग करा के देंगे, है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। कंज्यूमर बीवेयर कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स के अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। क्या है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, after finding low level of consumer rights among the public, government started national level media awareness। जागो ग्राहक जागो, आपने बहुत बार सुना रहेगा ये। तो ये जो कैंपेन है, दिस वाज कैंपेन विच वाज एक्टिवली स्टार्टेड इन 2005 जस्ट टू मेक कंज्यूमर्स आल्सो अवेयर अबाउट देयर राइट्स,
कि आप कोई प्रोडक्ट अगर परचेस करते हैं तो सबसे पहले आपको भी पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, एग्जामिन एक्सपायरी डेट, एमआरपी प्रॉपर चेक करो, और एमआरपी से ज़्यादा प्राइस में अगर कोई कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहा है देन वी सपोज टू आस्क दैट पर्सन, या फिर आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। चेक द क्वालिटी ऑफ मार्क ऑन द प्रोडक्ट, बराबर है, वारंटी, गारंटी, नेट क्वांटिटी कितना है, मतलब जो आपको प्राइस लिखा हुआ है। जैसे आप देखो कि आप डी मार्ट में जाते हैं तो उनके अलग से पैकेजिंग आते हैं फूड प्रोडक्ट के, अलग अलग जो कोई खाना बनाने के जो भी कुछ सामान रहते हैं, तो डी मार्ट के भी अपने खुद के अलग से पैकेजिंग रहते हैं, वैसे ही आपको बिग बाजार में मिलेगा। अब उन्होंने वहाँ पे पैकेज पे सपोज 500 ग्राम्स या 1 kg लिखा हुआ है, सो वो एग्जैक्ट नेट क्वांटिटी उतना होना चाहिए। नेम ऑफ द गुड्स प्रॉपर चेक करो। बहुत बार आपने देखा रहेगा कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनके नाम ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं या कंफ्यूजिंगली सिमिलर रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ले रहे हैं या डुप्लीकेट ले रहे हैं। एंड बिल के लिए पूछो, दैट इज द ऑफिशियल प्रूफ दैट यू हैव। देन कंज्यूमर जुरिस्डिक्शन इम्प्लीकेशन ऑन द साइबर कंज्यूमर, क्या बोला है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, दिस इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, कंज्यूमर का डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, जहाँ पे हर कोई जाके अपने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बता सकते हैं। नाउ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल टू बी नोन एज स्टेट कमीशन, दिस हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन स्टेट बाय मींस ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब 3 टाइप के कंज्यूमर फोरम्स बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनेगा, स्टेट फोरम बनेगा। अब स्टेट फोरम जो है वो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएंगे, मेन गवर्नमेंट, और उसके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रहेगा, 3 लेवल। तो उसमें से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, बाकी के 2 जो है वो हम लोग के गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। सो 3 लेवल्स पे रहते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 9 to 15 के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इज द फर्स्ट एंड द लोएस्ट कोर्ट, जहाँ पे छोटे मोटे जो भी डिस्प्यूट है उसको लेके हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लेस देन 20 lakhs का अगर आपका कंपेंसेशन है तो। सो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट थिंक फिट मोर देन 1 फोरम कैन बी एस्टेब्लिश। जैसे आप मुंबई है या ऐसे मेट्रो सिटीज है, तो उसके लिए स्पेशली आपको सिटी लेवल पे ये कंज्यूमर फोरम देने की जरूरत पड़ती है। तो वो टाइम पे ऐसे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट फोरम्स रहेंगे कि ओके, एक मुंबई के लिए है, एक नासिक के लिए, एक पुणे के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल हैव 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स रहेंगे, वन ऑफ whom शेल बी वुमेन, क्योंकि अगर कोई एक विमेन अगर आ रहा है अपने कोई प्रोडक्ट के डिस्प्यूट लेके, सो देयर हैज टू बी सम वुमेन विद whom दे कैन डिस्कस, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप किसी को भी उठा के प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। देन एवरी मेंबर ऑफ द फोरम क्या रहेगा, ऑफिस कितने टाइम के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, 5 years और अप टू द एज ऑफ 65। जो भी जल्दी होगा वो टाइम पे आप रिटायर हो जाएंगे, मतलब वो टाइम पे आपकी जगह पे कोई दूसरा आएगा। सो मतलब कंज्यूमर फोरम में कंटिन्यूअस लाइफ टाइम के लिए कोई मेंबर नहीं रहता है, 5 साल या फिर 65 years जो भी है। डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्पोज अ कंप्लेन जनरली कितना टाइम में, 3 months, या अगर कहीं पे अगर कुछ डिले हुआ है या अपोजिट पार्टी उसके कोई क्लेम्स है सेटल करने में टाइम लगा, लेबोरेटरी में टेस्टिंग पे गया, तो फिर 5 महीना जाएगा। विदाउट लैब टेस्टिंग अगर डिस्प्यूट सेटल करना है तो 3 महीना, विद लैब टेस्टिंग अगर है तो 5 months तक जा सकता है। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्रूव द स्टेट कमीशन विद इन 13 days, यही है। अपील क्या है, एनी अग्रीड पर्सन बाय ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम लगता है तो वो जो पर्सन है या उसका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर उसका कंप्लेन जो है वो अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, देन वो कहाँ पे जाएगा, स्टेट कमीशन के पास जाएगा, बराबर है। विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आप प्रेफर करेंगे स्टेट कमीशन के पास जाने का, एंड देयर यू सपोज टू प्रूव कि ओके स्टेट कमीशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपील को एंटरटेन कर सकता है, और कभी आपका प्रोडक्ट लेके ज्यादा टाइम हुआ है तो वो फिर उसको एंटरटेन नहीं भी करेंगे। इफ दे फाइंड कि यहाँ पे इनफ हम लोग के पास ड्यूरेशन या आपका जो टाइम है वो अभी एक्सीड हो गया है, अभी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ज्यूरिसडिक्शन
किसका कहाँ पे जुरिस्डिक्शन लगेगा हम लोग को पता है। अगर 20 लाख से कम है डिस्ट्रिक्ट फोरम का जुरिस्डिक्शन लगेगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक है स्टेट जुरिस्डिक्शन लगेगा, और 1 करोड़ से बड़ा अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो नेशनल जुरिस्डिक्शन लगेगा, मतलब नेशनल कंज्यूमर फोरम पे जाएंगे। सो कंप्लेन शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट फोरम विद लोकल लिमिट, जो हम लोगों ने बताया, उससे बड़ा रहेगा तो कहाँ पे जाएगा। सो देखो यहाँ पे स्टेट कमीशन के बारे में दिया है। स्टेट कमीशन इज द हायर कोर्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टैब्लिश स्टेट कमीशन। नाउ स्टेट कमीशन शेल हैव 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स रहेंगे। अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स रहेंगे, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन शेल बी अ पर्सन जो रिटायर जज रहेंगे हाई कोर्ट के, तो उनको रूल्स या लॉ के बारे में डिटेल में पता रहेगा। और यहाँ पे कौन से केसेस यहाँ पे हम लोग एंटरटेन करेंगे, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में का। बिसाइड्स दिस इट शेल एंटरटेन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फोरम। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अगर कोई केस अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कंफ्यूजन या डिफिकल्टी है तो किसको भेजेंगे, स्टेट कमीशन को, तो वो भी यहाँ पे वो केसेस भी यहाँ पे आएंगे। स्टेट कमीशन कैन डिसाइड अ कंप्लेन विद इन 3 मंथ्स, बराबर है। यहाँ पे भी सेम है, देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उनके पास भी 3 महीने का टाइम रहता है। लैब टेस्टिंग पे जा रहा है तो 5 महीना होता है, यहाँ पे भी 3 महीने का टाइम है। लैब टेस्टिंग पे जाएगा तो यहाँ पे भी 5 महीने तक जा ही सकता है। एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन में प्रिफर टू अपील अ नेशनल कमीशन। स्टेट कमीशन अगर उनको अगर यहाँ पे कोई केस में अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो वो वापस उसको आगे रिकमेंड कहाँ पे कर सकते हैं, नेशनल कमीशन पे। So state commission shall refer a copy of a complaint to opposite party and sample of goods to laboratory within 13 days 30 days। और यहाँ पे देखो अब ये याद रखना, ये पॉइंट MCQs में आपको आ सकता है। जो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहां पे आपके जो भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स है उनका टेन्योर कितना है, 5 साल या फिर 65 ईयर्स, जो भी जल्दी होगा वो। जो स्टेट लेवल पे जो कमीशन आपका है, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट लेवल पे, वहां पे आपका टेन्योर 5 साल का है और एज जो है वो 67 ईयर्स है, 65 नहीं है, 2 साल यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है, वो देखना है। अपील अग्रीड पर्सन ऑफ द स्टेट कैन अपील टू अ नेशनल, बराबर है। अगर स्टेट कमीशन पे अगर कोई केस अगर जल्दी से रिजॉल्व नहीं होता है तो विद इन 13 डेज वो कहाँ पे जा सकते हैं, नेशनल कमीशन पे जा सकते हैं। जैसे आप देखो कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है या वहां पे अगर केस अगर प्रॉपर नहीं चल पाता है, केस अगर कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो वो आगे रिकमेंड होगा स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट से फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी वही है। कोई अगर डिस्प्यूट अगर प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम से वो जाएगा स्टेट पे, स्टेट से जा सकता है नेशनल लेवल पे। जुरिस्डिक्शन, अभी हम लोग को सबको पता है कि अगर आपका जुरिस्डिक्शन मतलब आपका अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्या है उसके हिसाब से या तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जुरिस्डिक्शन लगेगा, देन 20 लाख से बड़ा है तो स्टेट का आएगा, 1 करोड़ से बड़ा है तो नेशनल कमीशन का आएगा। नेशनल कमीशन कौन से सेक्शंस आएंगे उनके देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपको इन जनरल ये सेक्शन याद रखना है कि कौन से सेक्शन से कौन चालू होता है। सो सेक्शन 9 एंड अब देखो यहाँ पे आपका स्टेट कमीशन जो है उसका 9 था एंड 16 to 19 था। सो यहाँ पे सेंट्रल नेशनल कमीशन जो है उसका भी सेक्शन 9 इसके प्रोविजन में भी आ रहा है और उसके बाद में 22, 23, 9 बाद में 20, 21, 22 एंड 23 ये सेक्शन जो है वो नेशनल कमीशन के आते हैं। ये हाईएस्ट कोर्ट है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको केस सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये आगे और किसी को नहीं दे सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। सो मैं इसके पहले मैंने गलती से बोल दिया था कि स्टेट कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम एंड स्टेट कंज्यूमर फोरम ये दोनों को स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे एंड नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। जैसे इन महाराष्ट्र राइट नाउ यहाँ पे हम लोगों के पास जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम एंड स्टेट कंज्यूमर फोरम ये जो उद्धव ठाकरे का गवर्नमेंट है वो कर सकता है। एंड नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर फोरम या कमीशन होगा वो उसको मोदी गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है। आई होप दिस इज सिंपल। सो नेशनल कमीशन शैल हैव 1 प्रेसिडेंट एंड
एटलीस्ट 4 मेंबर, मतलब यहाँ पे काम बहुत ज्यादा रहेगा तो मिनिमम 4 या उससे ज्यादा एज पर द रिक्वायरमेंट आप कितने भी मेंबर्स रख सकते हैं, जिसमें से कंपलसरी एक विमेन होगा ही, प्रेसिडेंट होगा। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट पे अगर हम लोगों ने क्या बोला था, स्टेट फोरम पे अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एंड जो प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पे आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। हम लोग के पास 3 टाइप के कोर्ट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट आएगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट आता है। ये तीनों के अपने अपने जज रहेंगे। कंज्यूमर फोरम भी हम लोग के पास 3 है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो रिटायर्ड जज हो सकता है हाई कोर्ट से, एंड नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर फोरम आएगा उस पे रिटायर्ड जज ले लो सुप्रीम कोर्ट से। सो कोई एक पर्सन जो 5 साल के लिए या इतने कोई टाइम के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में जज है उसको आप यहां पे अपॉइंट करेंगे। ईयर ड्यूरेशन देखो, अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत काम का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका मैक्सिमम एज जो है वो कितना है, रिटायरमेंट एज 65 है, हाई कोर्ट पे स्टेट लेवल पे 67 है और नेशनल लेवल पे वो 70 इयर्स है। सो +3 से बढ़ते जा रहा है हर एक जगह पे, वो याद रखना है। 10 ईयर 5 साल का कंटिन्यूस ही रहेगा ये, लेकिन मैक्सिमम एज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 65 है, स्टेट लेवल पे 67 है, नेशनल लेवल पे 70 है। और कंपेंसेशन अमाउंट जो है वो यहाँ पे क्या होगा वो तो हम लोगों को पता ही है। अपील कहाँ पे करेंगे, जुरिस्डिक्शन सेम ही है, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो सेम आएगा, सिर्फ नेशनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देन applicability of Consumer Protection Act to manufacturer, distributor, retailer, service provider based in the foreign land whose goods are sold or service provided to a consumer in India। अब तक हम लोगों ने जो भी बात किया उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया में ही कंज्यूमर है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर है, और उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो कैसे सेटल करेंगे, ये तो हो गया। लेकिन अभी हम लोग के पास दूसरा जो केस है उसमें क्या है कि अभी आपका जो कंज्यूमर जो है वो इंडिया में, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर द फॉरेनर्स। लाइक अगर मैं एप्पल है तो एप्पल देखो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, वो इंडियन ब्रांड नहीं है, वो फॉरेन ब्रांड है, यूएस ब्रांड है। वो अपने फोन्स या डिवाइसेस यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बट वो भी अपने वारंटी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया। और वो उनको अगर यहाँ पे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर इतना स्ट्रांग ना भी हो तो भी उनको मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए और वर्ल्ड लेवल पे उनका जो इमेज है वो मेंटेन करने के लिए दे सपोज टू फॉलो दिस पॉइंट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर आर मे और मे नॉट बी लायबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ के जो लोकल हम लोगों के मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर जो रूल्स है वो सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। इफ अ फॉरेन इज नॉट ऑथोराइज टू सेल इन इंडिया देन ही इज नॉट लायबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कोई एक प्रोडक्ट इंडिया में आ ही नहीं रहे, आप बाहर से उसको परचेज करके इंडिया में लाए हो, इंडिया में आपने खरीदा ही नहीं, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा ही नहीं। जैसे आप देखो कि बहुत बार लैपटॉप या कंप्यूटर्स जो है लोग सऊदी से या वहां से खरीद के लाते हैं क्योंकि वहां पे सस्ते में मिल रहा है उनको, लेकिन अब अगर प्रॉब्लम हुआ तो इंटरनेशनल वारंटी क्लेम करना पड़ेगा, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर जो रहेंगे जिनको अगर इंडिया में अगर प्रोडक्ट सेल करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में बना हुआ है वो फॉलो करते हुए उसके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ऑल सर्विस प्रोवाइडर रिटेलर आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इंटरनेट आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब आप अगर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, सो दे आर ऑटोमेटिकली कमिंग अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर यहाँ पे अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता आई कैन फाइल कंप्लेन बेस्ड ऑन दिस। आई होप दिस इज सिंपल। सो यहाँ पे आपको वही दिया है
कॉज ऑफ एक्शन आपको सबसे पहले समझना है जब आप अगर ऑनलाइन कोई केसेस अगर फाइल करेंगे. सो कॉज ऑफ एक्शन इन इंडिया सच वुड कंसिस्ट ऑफ एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट. द कंज्यूमर बायर और गुड्स, या आपने रेंट पे लिया था सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर प्रोवाइडेड टू अ कंज्यूमर विद इन इंडिया. या फिर पीरियड इज डिलीवर्ड और अ सर्विस आर अवेल्ड ऑफ इन इंडिया. या फिर कंज्यूमर सफर्स मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज इन इंडिया. सो आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग के पास कुछ गुड्स या सर्विसेज है जो इंडिया में मिला हुआ है या कोई दूसरे प्लेस से इंडिया में आया हुआ है या इंडिया से ही मैंने उसको रेंट पे लिया हुआ है ना. सो कंज्यूमर मेक्स पेमेंट for the goods from India. So the website which are intended to sell goods and service have to exercise caution and adjust their action in line with the law of consumer protection in India. ये बहुत जरूरी है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो भी रूल्स है वेबसाइट्स को फॉलो करने पड़ेंगे. इन शॉर्ट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. अब ये देखो, ये जो भी प्रोविजंस है ये अभी हट जाएंगे. स्टार्टिंग में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये सब जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रहे थे, लेकिन आर्टिकल 370 अभी हट गया है, बराबर है. सो नाउ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. ये 2 पॉइंट्स जो है ये एप्लीकेबल नहीं है. सो अभी अगर एमसीक्यूज में आता है ये, तो आपको ये मॉडिफाई करके लिखना है जम्मू कश्मीर पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई होगा, बिकॉज वी हैव स्क्रैप्ड आउट आर्टिकल 370. नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो a part of India like other states. पहले नहीं था. पहले वहाँ पे अलग से उनके प्रोसीजर्स चलते थे, उनके कानून चलते थे. इंडिया से सिर्फ वहाँ पे एक जो गवर्नर होता है वो ही अपॉइंट होता था और बाकी का जो कंट्रोल है वो वहाँ के जो गवर्नमेंट थे वो करते थे. यहाँ से कोई वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता था. याद रखो, आपको अगर इंडिया में बिजनेस करने का लाइसेंस मिला है तो यू कैन परफॉर्म योर बिजनेस थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. वहां पे हम लोग ना प्रॉपर्टी बाई कर सकते थे ना बिजनेस कर सकते थे. ये कुछ राइट्स नहीं थे. आज के टाइम पे आपके पास वो राइट्स है बिकॉज सेक्शन आर्टिकल 370 है स्क्रैप्ड आउट. और उसके बाद में आर्टिकल 35A जो डाला था कि आउटसाइडर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, इसको भी स्क्रैप्ड आउट किया. सो ये सब हटा दिया है. तो अभी ये वाले 2 प्रोविजंस जो है ये आपको याद रखने, ये अभी पिक्चर में नहीं है. सो जम्मू कश्मीर या लद्दाख वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर्स फॉलो होंगे. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आईटी एक्ट में डालने के लिए हम लोगों ने अमेंड किया आईटी एक्ट 2000 को, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, चेंजेस अप्लाई किए शेड्यूल 1, 2 एंड 3. सबसे पहले क्या बोला, इट शेड्यूल कंटेन्स अमेंडमेंट्स इन द पीनल कोड. पीनल कोड क्या है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जहाँ पे आप अगर कुछ क्राइम या कुछ करते हैं तो क्या पनिशमेंट होना चाहिए उसके लिए वो डिफाइंड है ना. इंडियन पीनल कोड आईपीसी, याद रखो. इट हैज वाइडन द स्कोप डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो इन दिस एम्बिट. मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है इसको भी हम लोग एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे, उसको भी एज अ प्रूफ एविडेंस कंसिडर करेंगे. हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर का ये पार्ट है. देन शेड्यूल 2 क्या है, डील्स विद द अमेंडमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट. जहाँ पे मैंने बोला ना आपको, पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थे, फिजिकल एविडेंस ही हुआ करते थे. आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. इट पर्टेन्स टू अ इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस. आज के टाइम पे किसी का जीपीएस लोकेशन, कोई एक इंसिडेंट हुआ तब उसके ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, मोबाइल लोकेशन, उसके कॉल हिस्ट्री, ये सब जो है इट प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल टू प्रूव कि वो क्रिमिनल है या टू प्रूव हिमसेल्फ नॉट गिल्टी. सो हेंस इंडियन एविडेंस एक्ट को हम लोगों ने अमेंड किया. इसके ऊपर अलग से हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इंडियन एविडेंस एक्ट वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिटेलिंग पढ़े थे. उसके आगे शेड्यूल 3 क्या बता रहा है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैंकर्स बुक इट इंक्लूड्स प्रिंट आउट ऑफ डेटा. मतलब बैंक के जो स्टेटमेंट है
वो डेस्क पे, टेप पे, या आप बैंक के पास से अगर बैंक रिकॉर्ड्स, अपने स्टेटमेंट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में लेके भी, आप देखो हम लोग अगर आईटी फाइल करते हैं तो मैं अपना बैंक के पास से मेरा 1 साल का जो बैंक स्टेटमेंट है वो पीडीएफ फाइल निकाल के सीए को देता हूँ, एंड सीए कैन ट्रस्ट ऑन इट बिकॉज बैंक के पास से आया है. सो बेस्ड ऑन दो स्टेटमेंट वी आर फाइलिंग आर आईटी. क्लियर है? सो वो पॉइंट्स यहाँ पे होंगे. और उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, चेंजेस बॉट आउट अबाउट द सर्टिफाइड कॉपी. मतलब अभी बैंक ऑफिशियल स्टैम्प मार के देगा ये ज़रूरी नहीं है. मैं ऑनलाइन अपने अकाउंट से बैंक के वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप से ये स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ. हाँ, इन सम केसेस इफ़ रिक्वायर्ड तो आप बैंक के पास जाएंगे, वो सेम जो चीज़ है उसका प्रिंट आउट ले लो और उसके ऊपर बैंक का स्टैम्प ले लो, चलेगा. अदरवाइज वो रिक्वायर्ड नहीं भी है तो भी चल सकता है. आपको आपका जो आईटी रिटर्न होता है वो भी आजकल आपके पास सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आता है. ठीक है? सो वो सॉफ्ट कॉपी जो आता है आप उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. देन उसके आगे आपको क्या बोला है, एज पर द आरबीआई एक्ट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट पर्टेन्स टू रेगुलेशन ऑफ फंड ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन बैंक्स और बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब आरबीआई ने अलाउ किया है बेस्ड ऑन विच आपको ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस मिलता है जहां पे गूगल पे है. ठीक है? और वी हैव मोबाइल बैंकिंग जहां पे आप अपने मोबाइल बिल्स या फिर कोई सर्विसेज ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं. आप किसी दूसरे को बहुत इजीली पे कर सकते हैं. याद रखो, अगर व्हाट्सएप ने अगर पेमेंट सर्विस अगर स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं उसको भी परमिशन लेना पड़ेगा. पेटीएम परमिशन लेना पड़ेगा. तो व्हाट्सएप अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा अगर ट्रांसफर कर रहा है, सो ही शुड बी फर्स्ट ही सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी. अगर आप देखो कि आपको कोई तो अपना बजाज फिनसर्व है, सो वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. ठीक है? अब ये अगर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो कंप्लीट बैंक नहीं है. इसने 8% पे किसी बैंक के पास से पैसे उठाए रहेंगे और ये आपको 12 या 10% या 14 या 15% पे आपको दे रहा है. इसका मतलब क्या है, आपको कहीं पे पैसे इन्होंने उठाए है और वो आगे किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो इसके लिए भी परमिशन उनको आरबीआई के पास से लेना पड़ेगा. कंप्लीट बैंक नहीं है. इसके पास आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोल नहीं सकते बजाज फिनसर्व के पास में. लेकिन हाँ, उनके कार्ड्स आते हैं जो नॉर्मल कार्ड्स आप यूज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली अ क्रेडिट कार्ड. उसका प्रोसीजर ही थोड़ा अलग रहता है. आप हर एक साइड पे जाके उसको बहुत इजीली स्वाइप नहीं कर सकते और हर कोई उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है. तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है. क्यों? बिकॉज दिस आर द एनबीएफसी, सो दे आर ऑल्सो कमिंग अंडर आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन. वो ये ऑनलाइन आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं उनके अलग अलग सर्विसेज, लेकिन उसके भी अलग से वापस टर्म्स कंडीशंस रहेंगे हम लोगों के. सो ये आपके अलग अलग एग्जांपल्स है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉसिबल है बिटवीन टू बैंक्स या फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, गैस कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, उनके बीच में कनेक्शन पॉसिबल है. मैं अपने इंश्योरेंस जो है प्रीमियम है, लाइक मेडिक्लेम या कुछ है, तो उसको भी मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूँ. आपने देखा रहेगा ये. सो दैट्स इट. विद दिस पॉइंट वी आर डन विद आर कंप्लीट सिलेबस ऑफ साइबर लॉ, नॉट आईपीआर, साइबर लॉ. और ये आपका लास्ट टॉपिक था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. सो हियर वी आर डन विद आर सिलेबस फॉर दिस सेमेस्टर. I mean last semester for you guys, of course. Is there any doubts from you? Anyone, any doubts? जल्दी बताओ. किसी को कोई भी doubts है? Guys, hello. Hello. Just 1 minute. किसी को कोई डाउट नहीं है? Okay, ठीक है. So if required, I'll keep one doubt solving session before our exam. तो वहाँ पे आप थोड़ा कुछ पढ़ के आओ, तो आई थिंक बाद में डाउट्स होंगे. ठीक है? सो अभी के लिए डाउट्स नहीं है, नो प्रॉब्लम. सो आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं. देयर गोइंग टू बी ओनली वन लेक्चर फॉर डाउट सॉल्विंग. दैट इज ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड
सो मैं सीआर से कोऑर्डिनेट कर दूंगा. इफ ही सेज कि हाँ डाउट सॉल्विंग लेक्चर रिक्वायर्ड है, आई जस्ट कीप वन लेक्चर. सो आप इन्फॉर्म कर दो जिसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है. सो मैं सीआर को बोलूँगा, वो आपसे पूछ लेगा. अगर स्टूडेंट्स के साइड से आता है कि हाँ वी हैव सम डाउट्स, देन आई विल कीप. अगर आपके साइड से कोई डाउट्स ही नहीं है तो एक लेक्चर डाउट सॉल्विंग लेक्चर रख के मतलब ही नहीं है ना. सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. आप डायरेक्टली सीआर को बोल दो कि हाँ वी हैव डाउट्स इन यूनिट 1, 2, 3 और 5 इन XYZ टॉपिक. या एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि यू विल से कि हम लोग को डाउट है इन कंप्लीट यूनिट 5 और यूनिट 2. देयर हैज टू बी डाउट इन सम स्पेसिफिक यूनिट. सो जस्ट वेरीफाई कि कौन से स्पेसिफिक यूनिट्स में आपको डाउट है, एंड बेस्ड ऑन विच वी कैन डिस्कस दोस टॉपिक. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स जो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से चालू हो रहा है. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है आपका, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट. सो इफ देर आर नो डाउट्स, एनीवन एनी डाउट्स? हेलो सर. हाँ बोलो. सर आपने बोला नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से हो रहा है हमारा एग्जाम. आई एम जस्ट सेइंग कि मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे दे आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. तो आपका भी ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से प्रैक्टिकल. हाँ 6 मई किस मई तक ही होगा एग्जाम, थर्ड ईयर वाला? हाँ नहीं प्रैक्टिकल एग्जाम में बोल रहा हूँ. प्रैक्टिकल एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ में कहीं पे तो स्टार्ट होगा. कोई कॉलेजेस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चालू कर रहा है. सो आपका मुझे डेट पता नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अप्रोक्सीमेशन कि हाँ हो रहा है चालू. सो आपका भी हो सकता है. सो मेनली अभी हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा पढ़ना चालू करो. और लेट मी नो, एक अलग से हम लोग डाउट सॉल्विंग लेक्चर ज़रूर से रखेंगे. इफ़ इट रिक्वायर्ड बाय यू, डेफिनेटली विल कीप वन लेक्चर. बट अगर आप कंफर्म अगर डाउट्स है तो आप आओ, तो हम लोग डिस्कस करें. अगर डाउट्स नहीं है तो वापस एक लेक्चर लेके मतलब नहीं है जहाँ पे मैं ही अगर सिर्फ बोल रहा हूँ और आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे. सो आस्किंग अ क्वेश्चन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डाउट सॉल्विंग. ओके. सो आज के लिए इफ़ यू किसी को अगर कोई डाउट नहीं है, देन विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर. या चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन. इफ रिक्वायर्ड लेट मी नो, और एक बार मिलेंगे हम लोग. या सो बाय फॉर नाउ.